स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेके आए हैं आज की ताज़ा खबर जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का पहला खबर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन पर कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर यस मैन नहीं होना चाहिए। वह इतना मजबूत हो कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी निर्णय लेना हो तो निर्णय ले सके। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार यूपीपीसीएस में आ चुका है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इस तथ्य को याद रखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है तो अब इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा। अगर कमीशन किसी भी तरह से इसमें गलती करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कॉपी डाउनलोड करके कमीशन को दे देंगे तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिए इस तथ्य को। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य साधा है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर कैन बी नेक्स्ट सनराइज सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का मतलब है जैसे इलेक्ट्रिक सामान है, चाहे मोबाइल है या जो भी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनका रिपेयर जो किया जाता है। सनराइज सेक्टर का सीधा मतलब होता है उभरते हुए उद्योग या उभरते हुए क्षेत्र। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जैसे लगभग हर शहर में एक छोटा सा रिपेयरिंग हब होता है। सेबी मार्केट र्यूमर पे को टैकल करने के लिए प्लान ले आ रहा है। जैसे मार्केट र्यूमर के कारण कभी कभी क्या होता है कि शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है। सेबी चूँकि शेयर मार्केट का नियामक है तो ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए सेबी जल्द ही नियमन लाएगा कि अगर कोई र्यूमर उड़ाता है तो उस पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी। म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको अधिक अधिकार मिलेगा। कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि भारत में सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश हो चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है और म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों या इन्वेस्टर्स को सेबी पहले से ज़्यादा अधिकार देगा। बीएसएनएल और बीबीएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, इन दोनों का जल्द ही मर्जर हो जाएगा, दोनों एक कंपनी बन जाएंगी। इनफॉर्मल सेक्टर भारत में जो है राइज कर रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक से संबंध ये है कि ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से रजिस्टर्ड नहीं होती, जैसे रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं होती। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे ठेले वाले हैं या छोटे मोटे जो दुकान है जहाँ पर लोग काम करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे काम करने, या छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग माने जो घर के अंदर कारोबार किया था उसमें अगर 1-2 कर्मचारी रखे जाते हैं तो वो उनकी संख्या धीरे धीरे भारत में तेज़ी से बढ़ रही है। तो उससे कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट में बाधा है। ये स्किल डेवलपमेंट, देखिए छोटे जो कारोबार हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। अब जब ज़्यादा लोग छोटे स्किल या छोटे रोज़गार में जाएंगे, छोटे क्षेत्र के रोज़गार में जाएंगे तो उनका स्किल डेवलप हो नहीं पाएगा। उससे क्या होगा, भारत का जो लेबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनस्किल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई वैश्विक कंपनी आएगी तो उसे स्किल्ड लेबर लेने में समस्या होगी। तो ये उसी लिए है। रेलवे 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्लान बना रही है। इसके लिए रेलवे उन क्षेत्रों से ऊर्जा लेना चाहती है जहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन ना हो, जैसे सौर ऊर्जा। और इसके अलावा रेलवे जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा डीजल आधारित इंजनों को हटाकर उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजन लाने पे कार्य कर रहा है। रीयूजेबल एनर्जी पर भी रेलवे काम कर रहा है। रेलवे 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 30 गीगावाट ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है ऐसे ऊर्जा के क्षेत्र जहाँ पे संसाधन को पुनः यूज़ किया जा सके, पुनः प्रयोग किया जा सके। जैसे जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, इनका रीयूज़ होता रहेगा लगातार। तो रेलवे का प्लान ये है कि 2030 तक कार्बन शून्य हो जाए। ये हाल ही में कोप27 के कारण भी इस विचार को गति मिली है। ट्राइबल क्षेत्रों में या जनजातीय जिलों में या जनजातीय क्षेत्रों में या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां सबसे ज़्यादा
प्राण घातक हैं या जीवन ले रही हैं, मौत का कारण बनी हुई ICMR का रिपोर्ट है। लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब वो है जिसमें संक्रमण नहीं होता, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़, BP, मोटापा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल के कारण आती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए है कि लाइफस्टाइल में सुधार रखिए, अपने आप ये चीज़ें सुधर जाएंगी। IIT दिल्ली वैश्विक रूप से शीर्ष 27वां रैंक हासिल किया है रोजगार देने के मामले में या नौकरी देने के मामले में। IIT दिल्ली का 27वां रैंक है पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में। पराली प्रबंधन में हरियाणा का मिसाल बना है। पिछली बार से पराली बहुत कम जलाया गया। पिछली बार 10,169 स्थानों पे पराली जलाया गया था, जबकि इस बार केवल 4,000 स्थानों पे जलाया गया है, 4,119, और इसमें 58% की कमी है, 58% की कमी आई है। उम्मीद है कि इसे शीघ्रता ही अधिक नियंत्रित किया जाएगा। पहली बार एक दिव्यांग को यूरोपीय एजेंसी स्पेस में भेजेगी। इनका नाम मैक फॉल है। प्रयागराज के मेजा में काले हिरणों के लिए एक क्षेत्र बनाया जा रहा है, सुरक्षित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश PCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ लेता है। यूपी के हर एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है प्रश्न, फिर सब लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया। न्यूज़पेपर से सब पूछते हैं सब। रिटायर्ड लोगों के लिए सबसे अच्छा देश नॉर्वे है, पहले स्थान पर रैंक है। अब बीटेक की पढ़ाई 12 भारतीय भाषाओं में हो सकेगी, इसके लिए उनका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भारतीय भाषाओं में अध्ययन सही है या गलत है? अगर आपको लगता है ये सही है तो क्यों सही है, अगर आपको लगता है गलत है तो क्यों गलत है, कमेंट करिए और इस पर एक डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि ये मेंस में ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हाल में मध्य प्रदेश ने भी अपने यहाँ मेडिकल या चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में कर दिया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि क्या भारतीय भाषाओं में ऐसे टेक्निकल शिक्षा देना सही है या गलत है। इस पर आप लोग कमेंट करिए, तो इस पर एक बढ़िया वीडियो बनाया जाएगा और जिस पे एक गंभीर चर्चा की जाएगी कैसे ऐसे प्रश्नों को टैकल करना है। अभी लचित बारफुकन का जन्मदिन मनाया गया है, तो उसी पे इन्होंने एक लेख लिखा है कि क्यों नहीं भूल सकते। भाई इन्होंने मुग़लों को लिमिट किया, उनका विस्तार असम के आगे नहीं होने दिया, इसीलिए इनका ज़्यादा नाम है। इनकी स्ट्रेटजीज़ का बड़ा महत्व है। भारतीय सेना में अभी भी मेडल इनके नाम से दिया जाता है। ये ब्रिटेन का एक न्यूज़ है कि ब्रिटेन में स्कॉटिश पार्लियामेंट, जो स्कॉटलैंड है, ये अलग से अपना पोल नहीं करा सकता। ठीक है, मतलब सीधा सीधा बात है कि स्कॉटलैंड सॉवरेन होना चाहता था, जिसे ब्रिटेन की एक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। ब्रिटेन या ब्रिटिश में कन्फ्यूज़न लोग बना रहता है कि कौन सा ब्रिटेन है, कौन सा इंग्लैंड है, कौन सा ब्रिटिश है। तो आज इसको कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए। आज हम 5 टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे। पहला है ब्रिटिश आइलैंड, दूसरा आयरलैंड, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड भी कहते हैं। चौथा है ग्रेट ब्रिटेन, और पांचवा इंग्लैंड। एक दो लोकेशन भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो पूरा द्वीप समूह है जितना भी, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश आइलैंड या ब्रिटिश द्वीप समूह इसको कहते हैं। इसमें जो पश्चिम में पड़ता है उसको कहते हैं आयरलैंड या आयरलैंड द्वीप। इसमें 2 हिस्से हैं। आयरलैंड में 2 हिस्से हैं। उत्तरी हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड है और दक्षिणी हिस्सा आयरिश रिपब्लिक। अब ये नॉर्दर्न आयरलैंड और ये जो मुख्य द्वीप समूह है, इसको पूरा मिला के कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये पूरा यूनाइटेड किंगडम हो गया। ये जो हिस्सा है इसको पूरा यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इसको अलग कलर में दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड
नॉर्दर्न आयरलैंड भी कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है यही इंग्लैंड है। इतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्कॉटलैंड है और ये वेल्स है। तो अब अगर कोई कहे ब्रिटेन, कोई कहे यूनाइटेड किंगडम, कोई कहे इंग्लैंड, कोई कहे स्कॉटलैंड, कोई कहे वेल्स, कोई कहे नॉर्दर्न आयरलैंड, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रिटेन में किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो उसके पेरेंट्स को उसकी ऑनलाइन गतिविधियों की सारी सूचनाएं कंपनियों द्वारा उनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। अगर कंपनी देने से मना करती है तो कंपनी को जुर्माना लगेगा। कि भारत के सामने कई सारी समस्याएं हैं जिसको भारत धीरे धीरे हल कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आर्थिक मंदी है। पूरा विश्व इस समय आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इस आर्थिक मंदी के दौर को भी भारत टैकल कर रहा है। देखिए, जितने भी आपने देखा होगा इंडेक्स जारी किए जाते हैं, वो आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि अक्सर वो बहुत परफेक्ट होते नहीं हैं। होता क्या है कि इंडेक्स जारी करने वाले ज़्यादातर संस्थान पे वाइट सुप्रीमेसी या पश्चिमी लोगों का कब्जा है, जो विकसित देश हैं, तो अपने मन माना उसमें करते रहते हैं। ये उसी पे है ये डेटा। ये केवल यूपीएससी के लिए यूज़फुल है या सीपीएफ वगैरह एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा यूज़ का आ जाएगा। ये जो आर्टिकल है ये भारतीय न्यायालय पे है, न्याय व्यवस्था पे है कि अगर न्याय व्यवस्था पे दबाव ज़्यादा पड़ता है तो न्याय कार्य बाधित होता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से मिलाकर करोड़ों केस पेंडिंग में है। जजों की संख्या सीमित होती है, उनका सही समय पे नियुक्ति नहीं हो पाती, इस कारण समस्याएं और बढ़ती हैं और न्याय में देरी अपने में ही अन्याय है। जब न्यायालय पे ज़्यादा बोझ होता तो न्यायालय के साथ भी अन्याय होता है। इस चीज़ पे विचार करना चाहिए भारत सरकार को या फिर न्यायालयों को कि कैसे इसको मैनेज करना है। गैमेट ऑफ ऑप्शंस इज़ ग्रीन पॉलिसी। देखिए, भारत सरकार ने अपने ऊर्जा नीति में सुधार करने के लिए या फिर कार्बन उत्सर्जन या कार्बन इमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए या आप भारत को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए बहुत स्थानों पर बहुत सारे कार्य कर रही है। जिसमें अभी हाल में एक रिपोर्ट जारी किया गया है कि 2030 तक लगभग 45% रीयूजेबल एनर्जी का उपयोग करने का लक्ष्य है। तो ये प्रयास तो बहुत सराहनीय है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय जीडीपी पे सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे फॉसिल्स पे जो ऊर्जा है वो सहज उपलब्ध है, ठीक है, तो सहजता का विकास में सहायक होता है, लेकिन उससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। अगर भारत सरकार क्लीन एनर्जी पे ज़्यादा जोर देती है तो 2-3 लाभ सबसे ज़्यादा दिखेंगे। वायु प्रदूषण कम होगा और जैसे ही वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन कम हुआ, बहुत सारे लोगों की बीमारियां कम हो जाएंगी। आँख का, फेफड़ा का, बहुत सारी बीमारियां इनसे कम हो जाएंगी। तो इसके कई सारे लाभ हैं जो इस योजना के क्रियान्वयन के बाद ही पता चलेगा। जब ये योजना लागू हो जाएगी उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। भारत के मॉल न्यूट्रिशन या कुपोषण की समस्या को हल किया जा रहा है। इस पे लक्ष्य बनाया जा रहा है कैसे इसको शीघ्रता से हल करना है। इसमें कई सारी समस्याएं हैं। देखिए, माल न्यूट्रिशन के कई सारे कारण हैं। देखिए, जो उच्च वर्ग हैं, उच्च वर्ग इसलिए माल न्यूट्रिशन शिकार है क्योंकि कभी कभी वो पोषण जरूरत से ज़्यादा ले लेता है। जो निम्न वर्ग है उसके पास पोषण के साधन उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए जो उच्च वर्ग है या हाई क्लास है उनको जागरूक करना ज़रूरी है, और निम्न वर्ग या गरीब वर्ग या लोअर क्लास के लिए ज़रूरी है कि संसाधन तक उनकी पहुंच उपलब्ध कराई जाए। यही इनका हल है और कोई समाधान नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।